आज की मेरी वीडियो स्पेशली एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है इनकम टैक्स के अंदर, सेक्शन 44 एडीए के ऊपर आज मैं ये क्लास लेने वाला हूँ। देखिए, सेक्शन 44 एडीए को समझने के लिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी होगा कि इनकम टैक्स लगता कैसे है और क्या करना होता है उसके लिए। तो मैं थोड़ा-सा आपको वर्किंग बता देता हूँ, फिर हम 44 एडीए के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, आय के 5 प्रमुख सोर्स होते हैं। इनकम हम 5 तरीके से कमाते हैं और यही सोर्स आपको आने वाले समय में भी और नए नए एक्ट में भी देखने को मिलने वाले हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी यानी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और लास्ट सोर्स होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये 5 तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये मानता है कि ये हमारे सोर्स हैं, हम जो भी इनकम कमाते हैं इन्हें कहते हैं सोर्सेज ऑफ इनकम। अब बात रही कि ये सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन इनकी इनकम की कंप्यूटेशन कैसे होती है इनकम टैक्स के दृष्टिकोण से। तो इनकम की जो कंप्यूटेशन होती है, अगर मैं बात करूं सैलरी के ऊपर, तो सैलरी में आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती। हालांकि सैलरी एक बड़ा चैप्टर है, इसको आपको समझने के लिए काफी वक्त देना पड़ेगा। लेकिन सैलरी में क्या होता है, सबसे पहले हमारी जो जितनी भी प्रकार की, जैसे बेसिक हो गई जो हमें मिल रही है, डीए हो गया या जो अदर अलाउंसेस हो गए, उनका टैक्सेबल पार्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, इसमें भी बहुत सारी सैलरी जो होती है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो पूरी 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 तरह से टैक्सेबल होती है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो पार्टली टैक्सेबल होती है और बहुत सारी ऐसी भी चीजें होती है जो हमें मिलती है और हमारे हाथ में पूरी तरह से एग्जम्प्ट होती है। तो आपको क्या करना होता है, जैसे ये तो हो गए आपके आपकी बेसिक सैलरी प्लस अलाउंसेस प्लस आपके जो परक्विजिट्स हैं, सुविधाएं हैं, पर्क्स, उसमें भी टैक्सेबल पार्ट निकालो। और अगर आपको उस साल कोई रिटायरमेंट बेनिफिट मिला है, जैसे प्रोविडेंट फंड आप निकाला है, पीएफ का पैसा मिला है, आपका कोई आपने अर्न लीव सैलरी का पैसा आपको मिला है, या आपका कोई भी तरह का रिटायरमेंट फंड जो है आपने उसको विड्रॉ किया है, तो वो रिटायरमेंट फंड का पैसा भी आपको टैक्सेबल पार्ट यहाँ पर जुड़ जाएगा। यानी सीधी सी बात करूं तो सैलरी के जितने भी हिस्से होते हैं, सैलरी इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज योर बेसिक सैलरी, सेकंड पार्ट इज अलाउंसेस, थर्ड पार्ट इज परक्विजिट सुविधाएं, फोर्थ पार्ट इज रिटायरमेंट बेनिफिट एंड फिफ्थ पार्ट जो होता है वो डिडक्शन का होता है। तो आपने सारी की सारी पार्ट की टैक्सेबल चीजें निकाल लो, वैल्यू निकाल लो, सबको जोड़ो तो आपका ग्रॉस सैलरी बनता है। और ग्रॉस सैलरी में से आपको जो भी डिडक्शंस घटाने हैं जो मिल रहे हैं सैलरी के अंदर, उनको आप माइनस करिए। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपने सुना होगा, 75,000 कर दिया है, करंट ईयर में भी 75,000 का फायदा मिलेगा न्यू स्लैब में, अगले वर्ष भी 75,000 का फायदा मिलेगा जो टैक्स ईयर आपका लगने वाला है 26-27। उसके अलावा आपको, अगर आपका कोई प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट हुआ आपके स्टेट में, तो वो आप माइनस कर लीजिए। एंटरटेनमेंट अलाउंस में आपको पार्टली डिडक्शन मिलता है, तो वो आप माइनस कर दीजिए। तो ये सब माइनस करने के बाद आपका नेट सैलरी आता है, दैट इज योर टैक्सेबल सैलरी। इसके ऊपर टैक्स लगता है। तो देखिए, सैलरी वालों को मैं एक और चीज बताता हूँ ना, सैलरी वालों को कुछ ज्यादा करना नहीं होता है, क्योंकि ये तो काम उनका एम्प्लॉयर करता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट करता है कंपनी का, जो आपकी नेट सैलरी कैलकुलेट करता है और उसके अनुसार टीडीएस काटता है। सैलरी इनकम ऑलवेज अट्रैक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 192। तो सैलरी पर आपको कुछ नहीं करना है, जो करना है वो आपका एम्प्लॉयर करने वाला है। इसलिए सैलरी के केस में तो हमें आगे जाके फॉर्म 16 लेना है, टीडीएस सर्टिफिकेट, याद रखिएगा। और जो टीडीएस उस फॉर्म 16 के आधार पे या 26 एएस में मेरी जो सैलरी रिफ्लेक्ट हो रही है उसके आधार पे मैं अपना आईटीआर भर दूं। सैलरी वाला सारे आईटीआर भर सकता है, 1 2 3 4 सारे आईटीआर में सैलरी इनकम को दिखाया जा सकता है। सो वेरी फर्स्ट इनकम इज सैलरी इनकम, राइट। दूसरी जो इनकम होती है वो होती है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, यानी रेंटल इनकम। जहां पर आपके पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है और आप उससे रेंटल इनकम अर्न कर रहे हैं, तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, इसकी भी कैलकुलेशन होती है। इसकी कैलकुलेशन में हम बेसिकली
मकान को 3 कैटेगरी में बांटते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, डिम्ड लेट आउट हाउस, एसओपी, एलओपी या एसओएच, एलओएच और डिम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी यानी डीएलओपी कह सकते हो। इसको पी वर्ड यूज दे दो, ज्यादा बढ़िया है। तो इनकी सबकी कैलकुलेशन अलग अलग तरीके से होती है। आप पहले इसकी हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन करिए, आप इसकी एनएवी निकालिए, एनएवी में से आपको मिलने वाले डिडक्शंस माइनस करिए। दो तरह के डिडक्शंस आप घटा सकते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसमें भी 30% ऑफ एनएवी आपको माइनस करने को मिल जाता है। जितना भी मकान का एनएवी आएगा, नेट एनुअल वैल्यू आएगा, उसका 30% आपको माइनस करने को मिलता है। और इंटरेस्ट, अगर आपने उस मकान को बनवाने या खरीदने में कोई लोन लिया हुआ है तो आपको इंटरेस्ट की भी छूट मिलती है। इंटरेस्ट वापस दो प्रकार का होता है, प्री इंटरेस्ट और पोस्ट इंटरेस्ट, यानी कैपिटल इंटरेस्ट या रेवेन्यू इंटरेस्ट कह सकते हैं। अच्छा, ये सब चीजें है ना, मैं आपको थोड़ा सा मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूँ। बहुत ही डिटेल में आप इनकम टैक्स को पढ़ोगे तो ये सारी चीजें, मतलब इंटरेस्ट के ऊपर भी मैं आपको 5 क्लासेस लेके बता सकता हूँ, एक एक घंटे की, तभी टॉपिक पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। तो मतलब इनकम टैक्स बहुत वाइड है, उसको आपको बहुत ही डीप लेवल पर स्टेप बाय स्टेप सीखना बहुत जरूरी होता है, ऊपर ऊपर से नहीं। बहुत लोग कॉल करके पूछते हैं सर आईटीआर भरना सीखना है। भाई आईटीआर भरना सीखना है तो उसके लिए आपको है ना इनकम टैक्स को कम से कम 4 महीने रीड करना है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना है आपको। अभी आप कॉलेज में जब बीकॉम एमकॉम करते हो और सैलरी चैप्टर चलता है इनकम टैक्स के अंदर, तो 1.5 2 महीना टीचर उस सैलरी चैप्टर खत्म करने में लगता है। खाली एक चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा डिटेल में जब हम स्टडी करते हैं और उसके बाद जब हम प्रैक्टिस में उतरते हैं, तो वो हमारी प्रैक्टिस में 4 चांद लग जाते हैं, क्योंकि फिर गलतियां होने की गुंजाइश नहीं रहती है। अदरवाइज देखो, आजकल तो खूब सारे सॉफ्टवेयर आ गए। आप उन सॉफ्टवेयर में जो डेटा मांगा जाता है वो फीड करो, सॉफ्टवेयर आपको सब चीज तैयार करके दे देता है। लेकिन वो तो हम एक तरह से रोबोटिक टेक्नोलॉजी की तरफ है, हम मशीनरी के भरोसे हैं, हम टूल के भरोसे हैं, हमारा नॉलेज कहाँ है भैया। तो पहले अपने आप को सेल्फ डेवलप करने की बहुत जरूरत होती है। ओके, और जब आप ये दोनों डिडक्शन माइनस कर देते हो तब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आता है, दैट इज टैक्सेबल इन योर हैंड। तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम इस तरह से कैलकुलेट होती है। बट बात करता हूं मैं पीजीबीपी की, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो बिजनेस में जितनी भी इनकम हम लोग अर्न करते हैं किसी भी प्रकार से, उसमें से बिजनेस के वाजिब खर्चे या लॉसेस को हम माइनस करते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास प्रॉफिट बचता है। इस प्रॉफिट को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारी इनकम मानता है, इस प्रॉफिट पे हमें टैक्स देना। अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को भी हम चारों रिटर्न में दिखा सकते हैं, 1 2 3 4 सब में दिखा सकते हैं। लेकिन जो पीजीबीपी की इनकम होती है वो आईटीआर 3 और 4 में दिखाई जाती है, याद रखिएगा। यानी जिस व्यक्ति की प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है या बिजनेस इनकम है, वो या तो आईटीआर 3 भरेगा या आईटीआर 4 भरेगा। और बिजनेस इनकम में क्या होता है, इनकम में से खर्चे माइनस को। तो देखिए, खर्चे का रोल बहुत बड़ा हो जाता है, खर्चों का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। अब एग्जांपल बताता हूं मैं। दो दोस्त थे, एक नौकरी करता है किसी कंपनी में, उसकी 30 लाख रुपए सैलरी सालाना, और दूसरे व्यक्ति का अपना एक छोटा मोटा बिजनेस है, उसका भी 30 लाख रुपए का प्रॉफिट है, सॉरी इनकम है, मतलब सेल है। दोनों दोस्त में फर्क क्या करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? ये 30 लाख की सैलरी वाले की ग्रॉस सैलरी मानेगा 30 लाख, जो भी टैक्सेबल पार्ट है वो। 75,000 का उसको खाली बेनिफिट देगा स्टैंडर्ड डिडक्शन का, नई स्लैब में। यानी ऐसे केस में 30 लाख में से 75,000 माइनस कर दो, 29,25,000 रुपए के ऊपर आपका टैक्स बनेगा। जबकि इस 30 लाख रुपए बिजनेस से कमाने वाले व्यक्ति के पास ऑप्शन है कि वो खर्चे दिखा सके। तो मान लो उसने एक मोबाइल फोन खरीदा 1 लाख रुपए का, तो वो 1 लाख रुपए का मोबाइल फोन, हालांकि मोबाइल को खर्चा नहीं बता सकता, वो असेट होगी। मैं खर्चे का एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे खर्चा कैसे बता सकते हैं हम। जैसे मैं रेंट चुकाया मैंने, तो मैं रेंट को खर्चा बता दूंगा। वो बंदा रेंट चुका रहा है, उसको उसको खर्चा नहीं दिखा सकता। ये अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा है, ये खर्चा बता देगा, वो खर्चा नहीं बता सकता। इसने पूरे साल भर में अपनी गाड़ी में पेट्रोल डीजल डलवाया, ये उसको खर्चा दिखा सकता, वो खर्चा नहीं दिखा सकता। ये अपने बच्चों के स्टेशनरी की बिल बनवा रहा है अपनी बिजनेस की फर्म के नाम से, ये उसको खर्चा दिखा देगा, ये खर्चा नहीं दिखा सकता। ये इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल रिचार्ज, सबको ब्रॉडबैंड रिचार्ज, सबको खर्चा बता देगा, ये खर्चा नहीं बता सकता।
सर भेदभाव है ये तो, बिल्कुल भेदभाव है। अभी मैं एग्जांपल मोबाइल का भी दे रहा था, 1 लाख रुपए का मोबाइल खरीदेगा, ये बंदा उस मोबाइल पे 15% का डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा, ये नहीं कर सकता। ये टीवी खरीद के लाएगा, बिजनेस के नाम से बिल बनवाएगा, फ्रिज खरीद के लाएगा, बिजनेस के नाम से बिल बनवाएगा और डेप्रिसिएशन का फायदा लेगा, ये नहीं ले सकता। इसने एक कार खरीदी है, डेप्रिसिएशन का बेनिफिट लेगा, ये नहीं ले सकता। क्योंकि दोनों की इनकम का सोर्स जो है वो अलग-अलग है। एक व्यक्ति पीजीबीपी हेड में कमा रहा है, एक व्यक्ति सैलरी में कमा रहा है। सैलरी वाला खर्चा माइनस नहीं कर सकता और पीजीबीपी वाला खर्चा माइनस कर सकता है। इनकम टैक्स के प्रोविजन ने उसे अलाउ किया है कि भाई सेल, क्योंकि वाजिब भी है कि सेल कर रहा है तो वो तो ऑब्वियस ही बात है कि बिजनेस लगा के बेटा तो बिजनेस में तो खर्चे होते हैं। आप बिजनेस की टर्नओवर को या सेल को इनकम थोड़ी मान सकते हैं। उस सेल को करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो ऐसे केस में ये पीजीबीपी वाले को बेनिफिट मिलता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे तो सर वो फर्जी तरीके से भी खर्चे क्लेम करेगा। घर के लिए कोई चीज लेके आएगा, बिजनेस के नाम से बिल बनवा के क्लेम करेगा, करते ही है। इसीलिए ऑडिट के प्रोविजन होते हैं, टैक्स ऑडिट के, जहां पर गहन स्क्रूटनी होती है कि वो जो जिस चीज को खर्चा बता रहा है, खर्चे के प्रूफ कहाँ है, एविडेंस कहाँ है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहाँ है, ये ऑडिटर चेक करेगा। जो चीज आप एसेट लेके आए हो, डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो, वास्तव में वो बिजनेस में है या नहीं है, ये कौन कौन प्रूव करेगा? ऑडिटर प्रूव करेगा। ऑडिट होती है, लेकिन एक ऑडिट एक लिमिट के बाद होती है। तो अभी आप समझिए, ऑडिट की लिमिट होती है। जब प्रोप्राइटरशिप की मैं बात कर रहा हूँ तो ऑडिट की लिमिट है बेसिकली। जब पार्टनरशिप की बात कर रहा हूँ, ऑडिट की लिमिट है। तो उस केस में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर आप बिजनेस इनकम दिखा रहे हैं तो आपके पास एक सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो किसका है? एक्सपेंस का है, खर्चे का है। कि कहने में तो मेरे मेरे 10 करोड़ की सेल हुई, लेकिन अगर मैंने 9 करोड़ और 90 लाख रुपए अगर अपना एक्सपेंस दिखा दिया तो प्रॉफिट मेरा कितना हुआ? मात्र 10 लाख का। तो मुझे 10 लाख पे ही टैक्स देना, लेकिन वो 9 करोड़ 90 लाख खर्च भी तो करने पड़ेंगे और वो जेन्युइन बिजनेस से रिलेटेड खर्चे होने चाहिए। ऑडिट में ऑडिटर की ये जिम्मेदारी बनती है, ये भूमिका बनती है कि वो चेक करें कि 9 करोड़ 90 लाख रुपए के खर्चे जेन्युइन है। राइट? तो छोटे व्यापारी सर, जो स्ट्रीट वेंडर है, जो छोटे दुकानदार है, जो किराना मर्चेंट है या जो छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, वो लोग सर खर्चे के रिकॉर्ड कहाँ रखेंगे सर? वो तो रखते ही नहीं है, क्योंकि वो लिखते ही नहीं है, क्योंकि उनके पास अकाउंटिंग होती नहीं है। हाँ, इनकम का आपका रिकॉर्ड पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम आज की तारीख में हम लोग यूपीआई ट्रांजैक्शन के जरिए पैसा अपने बिजनेस में अकाउंट में लेते हैं। तो हमारे अकाउंट में जितना पैसा आ रहा है, हम उसकी टोटल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई मेरे मेरे अकाउंट में 30 लाख आए पूरे साल भर में, 35 लाख आए, 40 लाख आए। तो सेल तो ट्रेसेबल है, क्योंकि वो सेल का रेवेन्यू किस में आ रहा है? अकाउंट में आ रहा है। लेकिन एक्सपेंसेस के रिकॉर्ड कहाँ है साहब? वेयर इज द रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेंसेस? अगर आप छोटे लेवल पे हो, आप थोड़ी एक अकाउंटेंट बैठाने वाले हो जो एक एक रुपए का, 10-10 रुपए का, 5-5 रुपए का हिसाब रखे आने जाने का। कोई देखिए, एक प्रॉपर बंदा बैठाओगे तो काम करेगा ना। अब कोई व्यक्ति 2 लाख 2.5 लाख रुपए का आदमी थोड़ी बैठाएगा, उसका तो बिजनेस ही छोटे लेवल पर है। तो छोटे व्यापारियों के लिए सरकार ने ये सुविधा दी है कि प्रिजम्पटिव बेसिस पर इनकम टैक्स चुकाने का फैसिलिटी इनको दिया गया है। प्रिजम्पटिव यानी काल्पनिक इनकम दिखाने की फैसिलिटी दी है। याद रखिएगा सर, काल्पनिक आय क्या होती है, प्रिजम्पटिव इनकम क्या होती है? सरकार इनको ये बोलती है कि आपकी जितनी भी इनकम है उसका एक निश्चित परसेंटेज प्रॉफिट दिखाओ, मिनिमम। जैसे मैं बताता हूं, जितने भी प्रोफेशनल हैं, जिनकी प्रोफेशनल इनकम है, उनको गवर्नमेंट ने 44 एडीए का लाभ दिया है। 44 एडीए क्या है सर? ये एक प्रिजम्पटिव इनकम टैक्स सेक्शन है। सर 44 एडीए में क्या होता है? इसके अंदर गवर्नमेंट आपको ये फैसिलिटी देती है कि जितना आपका इनकम है यानी रेवेन्यू है, उसका आप 50% अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करिए। अगर आपके पास खर्चों के रिकॉर्ड नहीं है, आप बोलोगे सर बेवकूफ हो क्या, तो पागल हो गए?
50% प्रॉफिट किसे कहते हैं? यूँ तो मैं 45 लाख या 50 लाख रुपए की मेरी प्रोफेशनल रिसिप्ट हो रही है, तो 50 लाख का 50% तो 25 लाख होता है। 25 लाख का प्रॉफिट दिखाऊँगा तो सर मेरा तो टैक्स ही अच्छा खासा बन जाएगा। 3,30,000 रुपए टैक्स बन जाएगा नई इनकम टैक्स स्कीम के अंदर, स्लैब में। सर कोई 3,30,000 इनकम टैक्स देने का होता है क्या? भाई देखिए गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी दी है कि खर्चे के रिकॉर्ड नहीं है, तो जा, किसमें जा? 44 एडीए में जाओ, 50% डिक्लेयर कर। और अगर तुझे लग रहा है कि हम बेवकूफ हैं, तो भैया तू खर्चे का रिकॉर्ड रख, एक-एक चीज का प्रूफ रख और ऑडिट करवा। क्या करवा? टैक्स ऑडिट करवा। एक ऑडिटर अपॉइंट कर जो तेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट करे और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अपने आईटीआर भर। क्या बढ़ता है? आईटीआर 3 बढ़ता है। तुझे लगता है कि तेरी 50% इनकम नहीं है, तुझे लगता है कि तेरी 15% इनकम ही है, तुझे लगता है तेरी 10% ही इनकम है, तुझे लगता है तो तुझे प्रूव करना पड़ेगा। और प्रूव करने के लिए तुझे रियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी। और नहीं है तेरे पास कोई प्रूफ, तो रियल में अपने एक्सपेंसेस के रिकॉर्ड नहीं है तेरे पास, तो फिर तू इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकता है एक लिमिट तक। तो 44 एडीए एक काल्पनिक स्कीम है प्रोफेशनल इनकम वालों के लिए, सर्विस प्रोवाइडर के लिए। स्पेसिफाइड प्रोफेशनल इनकम आपकी है, स्पेसिफाइड प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, तो आप इस सेक्शन में जा सकते हैं। कैपिटल गेन में क्या होता है साहब? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में ये होता है कि जैसे मैंने कोई एसेट बेची, तो मेरी सेल वैल्यू में से उस एसेट की खरीदने की वैल्यू, एक्विजिशन कॉस्ट को मैं माइनस कर दूंगा, मेरा कैपिटल गेन आ जाएगा, उसमें मुझे टैक्स देना जो भी रेट है। कैपिटल गेन हालांकि फ्लैट रेट में आता है, ध्यान रखना। ओके। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या होता है? इसमें तो खर्चों का भी छूट नहीं मिलता है, जो भी इनकम है वो सीधे सीधे आपके हाथ में टैक्सेबल है। अदर सोर्सेज में जैसे ब्याज की इनकम है तो सीधे सीधे टैक्सेबल है, डिविडेंड इनकम है तो सीधे सीधे टैक्सेबल है, या कोई कैजुअल इनकम है अदर सोर्सेज में, कोई आकस्मिक आय है तो सीधे सीधे आपके हाथ में टैक्सेबल है। तो ये 5 हेड होते हैं जिससे हम आय कमाते हैं, लेकिन इसमें से पीजीबीपी हेड बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इनकम में से खर्चे माइनस करने के लिए फैसिलिटी हमें मिलती है। लेकिन अगर आपके पास खर्चों का रिकॉर्ड नहीं है, तो आप अगर प्रोफेशनल हैं तो आप 44 एडीए का बेनिफिट ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सेक्शन 44 एडीए का बेनिफिट ले सकते हैं। आप अपनी कमाई का सिर्फ 50% हिस्सा ही टैक्सेबल इनकम के रूप में दिखा सकते हैं, बाकी 50% को खर्चा मानकर आप टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन एक लिमिट तक याद रखिएगा, 75 लाख रुपए तक की आपकी टर्नओवर उसमें होनी चाहिए, याद रखिएगा, उससे ज्यादा नहीं। तो देखिए अभी इस पे थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। 44 एडीए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम है। फ्रीलांसर्स जितने भी हैं आज की तारीख में, जितने भी ये यूट्यूबर्स हैं या सोशल मीडिया से रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट से रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, आप फेसबुक अकाउंट से रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, आप कोई ट्विटर से या एक्स से आप रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, आप किसी तरह के छोटे प्रोफेशनल्स हैं, आजकल हम लोग बेसिकली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंसर की भूमिका में पैसा अर्न कर रहे हैं, तो ये इनकम टैक्स का जो सेक्शन है आपके लिए जादुई सेक्शन माना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य जो छोटे प्रोफेशनल्स हैं उनको डिफिकल्ट अकाउंटिंग और ऑडिट के झंझट से बचाना है, क्योंकि उस केस में आपको अकाउंटिंग भी नहीं रखना है और ऑडिट में भी आपको नहीं जाना है। आपको सीधे सीधे अपना जो भी रिसिप्ट है, रेवेन्यू है, उसका एक सर्टेन परसेंटेज इनकम दिखाते हुए आयकर रिटर्न फाइल करना होता है। आईटीआर 4 में जा सकते हैं, 3 में भी जा सकते हैं। ओके। 44 एडीए आमतौर पर एक प्रोफेशनल के ऊपर एप्लीकेबल होता है, बिजनेस पे नहीं होता, ध्यान देना। बिजनेस के ऊपर 44 एडी के सेक्शन लागू होते हैं, उसके नियम थोड़े अलग हैं। तो अभी हम 44 एडीए पे ही बातें करेंगे। कुल कमाई जितनी भी है उसमें से खर्चे माइनस करके जो नेट प्रॉफिट आता है, तो ऐसे केस में खर्चे मतलब आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं है कि आपने कितना इंटरनेट का रिचार्ज करवाया, कितना बिजली का रिचार्ज है, कितने सॉफ्टवेयर पर आपने पैसे खर्च किए, रिन्यूअल फीस खर्च किया, कितना आने जाने पर आपका कैब वगैरह का खर्चा हुआ। अभी देखिए मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। माना कि मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ और मैं लोगों के बिजनेस प्रमोशन करता हूँ, उनकी प्रीमाइसेस पे जाके छोटे-छोटे शॉर्ट्स और रील्स बनाकर पेड प्रमोशनल मैं बनाता हूँ, उनके लिए बनवाता हूँ और मुझे उसके लिए पैसा मिलता है। तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे मुझे आने-जाने का ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी होता है, मोबाइल का भी खर्चा होता है, इंटरनेट का भी खर्चा होता है, मेरा खुद का भी कुछ मुझे मेंटेन रखने के लिए खर्चा करना पड़ता है। तो देखिए देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप ऑफ खर्चे जो अलग-अलग प्रोफेशन में आपको होते हैं।
और आप उसका हिसाब कई बार नहीं रख पाते हो, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे भी नहीं हो कि आप एक अकाउंटेंट को साथ में लेके चलो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सलमान खान या सैफ अली खान कि भाई उनके तो अकाउंटेंट कितने सीए उनके अंडर में जॉब करते होंगे, कितने वो मेकअप आर्टिस्ट उनके अंडर में जॉब करते होंगे, उन्होंने तो मैनेजर रखे होंगे अपने। मेरे तो सुनने में आता है कि जैसे शाहरुख खान की जो मैनेजर है, उसको करोड़ों रुपए वो सालाना सैलरी देता है। तो भाई वो लोग हैं उनके लिए झंझट लेने वाले। क्रिकेटर्स की बात करूँ तो उन्होंने रखे हुए हैं, जो उनके लिए झंझट लेते हैं, उनकी कमाई का, उनके खर्चों का सबका रिकॉर्ड वो लोग रखते हैं। छोटा व्यक्ति कहाँ रखेगा यार? तो छोटे व्यक्ति के लिए ये सब चीजें रखना, बिल संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 44 एडीए क्या कहता है कि अगर आप एक प्रोफेशनल है, ओके, तो हम आपकी इनकम का 50% आपका खर्चा मान लेंगे, बाकी 50% प्रॉफिट मानकर, इनकम मानकर आपको उसके ऊपर अगर कोई टैक्स बनता है तो देना है। ऐसे केस में आपको किसी भी बिल या वाउचर को दिखाने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये फैसिलिटी दी हुई है, भारत सरकार ने ये फैसिलिटी दी हुई है छोटे प्रोफेशनल्स को। ओके, जैसे एग्जांपल बताता हूँ। माना कि अमित एक ग्राफिक डिजाइनर है, साल भर में उसने अलग अलग क्लाइंट से टोटल 20 लाख रुपए कमाए। देखिए अभी अपन जीएसटी की बातें नहीं करेंगे, ठीक है, अभी सिर्फ इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करें। अब देखिए 44 एडीए कैसे काम करता है। अगर आप 44 एडीए में नहीं जाते हो मान लो, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने लैपटॉप की रिपेयरिंग, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनर हो तो ऑब्वियस ही बात है आपको हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला लैपटॉप और सिस्टम चाहिए होगा, तो उसका समय-समय पे आपको मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे डिजाइनिंग के, उनकी सब्सक्रिप्शंस, इंटरनेट चाहिए होगा, ट्रैवल के बिल, सबका हिसाब रखना होगा। और हिसाब आपको डेफिनेटली रखना होगा। अगर आपने हिसाब नहीं रखा और आप नॉर्मल तरीके से अपना आयकर रिटर्न भरोगे तो आपको पूरी इनकम पर टैक्स देना पड़ सकता है, अगर आप 44 एडीए नहीं ऑप्ट करते हैं तो। लेकिन अगर आप 44 एडीए ऑप्ट करते हैं, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको, आपकी जो भी ग्रॉस रिसिप्ट होगी, उसमें से आपकी 50% रिसिप्ट को आपकी इनकम मान लिया जाएगा। यानी 20 लाख का 50% कितना होता है? 10 लाख। 10 लाख रुपए आपके खर्चे मान लिए जाएंगे और इसका कोई बिल रखने की आपको जरूरत नहीं है। 10 लाख आपकी टैक्सेबल इनकम मानते हुए अगर 10 लाख पे कोई टैक्स बनता है तो आपको 10 लाख का टैक्स का बेनिफिट, 10 लाख पे टैक्स देना होगा। इसमें भी मैं बता दूं कि अगर आपको कोई, जैसे ये 10 लाख आपकी इनकम हो गई, इस पे आपको कोई डिडक्शंस के बेनिफिट मिल रहे हैं तो आप डिडक्शन भी ले सकते हैं। जैसे आप ओल्ड स्लैब में जा रहे हो तो आप ओल्ड स्लैब में एटीसी, एटीडी, एटीटीटीए, एटीटीटीबी, एटीजी, इनके डिडक्शंस के बेनिफिट्स भी आप ले सकते हैं। ये आपकी टैक्सेबल इनकम आएगी। इसके बाद आप अपने डिडक्शंस माइनस करने के बाद आपका टैक्सेबल नेट टैक्सेबल इनकम आ जाएगा। तो सीधी सी बात है कि ये सेक्शन छोटे लोगों के लिए, जिनके पास हिसाब नहीं होते, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन इसके लिए एलिजिबल है? 75 लाख। अभी अभी मैंने बताया आपकी सालाना कमाई 75 लाख से कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। हालांकि ये 75 लाख की जगह पर ये लिमिट 50 लाख की है, मैं आपको और बता दूं। लेकिन 50 लाख की तब जब आपकी इनकम में कैश रिसिप्ट भी हो। अगर आपका 95% पैसा डिजिटली आ रहा है तो आपको ये लिमिट कितनी मिलेगी? 50 लाख की। और ये नए बजट में, बजट 2025 में, यानी नए फाइनेंस एक्ट 2025 के अनुसार नियम बता रहा हूं। तो मैक्सिमम अगर आपकी इनकम जो है 95% पैसा आपको अगर यूपीआई वगैरह से डिजिटली आता है, अकाउंट में आता है, कैश रिसिप्ट 5% से भी कम है, तो आप 75 लाख रुपए तक की अगर आपके सालाना रिसिप्ट है, आप 44 एडीए की तरफ जा सकते हैं। अगर 75 लाख क्रॉस हो गई तो फिर आपको ये बेनिफिट नहीं मिलने वाला है 44 एडीए का। फिर आपको ऑडिट करानी पड़ेगी, फिर आपको एक्चुअल खर्चे मेंटेन करने पड़ेंगे। राइट? कौन कौन लोग इसके पात्र है? इंटीरियर डिजाइनर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर्स, डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, आईटी प्रोफेशनल्स, फिल्म कलाकार, संपादक, लेखक आदि, जो भी प्रोफेशनल्स जिनकी प्रोफेशनल इनकम होती है। क्या शर्तें हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपको प्रॉफिट या लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट बनाने की कतई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आपको कैश और बैंक बैलेंस कितना वो दिखाना पड़ता है जब आप आईटीआर भरते हो तब। ऑडिट की मैं बात करूं तो आपको ऑडिट कराने की कतई जरूरत नहीं है। बस आप अपनी इनकम 50% या उससे ज्यादा रखें रिसिप्ट के। अगर 50% से कम दिखाने जाएंगे तो फिर आपको ऑडिट करानी पड़ जाएगी। एडवांस टैक्स आपको डेफिनेटली इस केस में भी एडवांस टैक्स देना पड़ता है, लेकिन इस केस में आपको 4 इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं है। साल के एंड में 15 मार्च तक आपको एक ही इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स जमा कराना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है जो मैं बता रहा हूँ। जो लोग 44 एडी या एडीए में जाते हैं
उनको एडवांस टैक्स 15 मार्च तक एक सिंगल स्लॉट इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है। अगर आप करने से चूक गए तो फिर आप जब भी अपना आईटीआर भरेंगे और टैक्स जमा कराएंगे, आपको ब्याज देना पड़ता है उस टैक्स के अमाउंट के साथ। तो ब्याज से बचना है तो फिर आप एडवांस टैक्स जमा कराएं। अपना एक एस्टिमेटेड, देखिए 15 मार्च तक आदमी पहुंच रहा है ना, तो 11 महीने और 15 दिन आपके खत्म हो जाते हैं उस फाइनेंशियल ईयर के। तो मोटे-मोटे तौर पे आपको ये पता चल जाता है कि आपकी कितनी इनकम होने वाली है पूरे साल भर में। उसके अनुसार आप आपका एस्टिमेटेड इनकम के अनुसार एस्टिमेटेड टैक्स निकालें। 44 एडीए में जा रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कितना इनकम है और उसके अनुसार कितना टैक्स बन रहा है आपको, कौन सी स्लैब में आप जाने वाले हैं। वो जो भी टैक्स बन रहा है 15 मार्च तक अपने पैन नंबर से आप चालान के जरिए एडवांस टैक्स का पेमेंट कर दीजिए, ताकि ब्याज की लायबिलिटी से बच सकें आप लोग। याद रखिएगा। ऑलराइट? अगर आप 50% से ज़्यादा खर्च करते हैं, अगर आपके खर्चे 50% से ज़्यादा है, याद रखिएगा, तो उस केस में फिर आपको ऑडिट करानी चाहिए और आपको एक्चुअल खर्चों के आधार पर अपना आयकर रिटर्न फाइल करना चाहिए। जैसे कई बार क्या होता है कि हम भले ही प्रोफेशनल हैं, लेकिन हम पूरा पूरा एक सेटअप लगा के बैठे हुए हैं, ऑफिस लगा के बैठे हुए हैं और हमारे ऑफिस में सैलरी भी जा रही है, रेंट भी जा रहा है और वो हमारी इनकम के मुकाबले 50% से ज़्यादा खर्चे हैं। तो फिर हमें ऑडिट करानी चाहिए और टैक्स ऑडिट कराने के बाद आईटीआर भरना चाहिए, क्योंकि सोचिए ना, आपका रियल खर्चा 75% का है और 44 एडीए आपको इजाज़त कितना देता है? मात्र 50% का। तो आप 50 की तरफ जाओगे, 75 की तरफ जाओगे? 75 की तरफ जाओगे, 25% ही प्रॉफिट दिखाओगे, तो 75 के लिए आपको क्या करानी पड़ेगी? टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी। ऑलराइट, सो ये था 44 एडीए जो मैंने आपको समझाया है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 25-26 के लिए भी आपको ये बहुत ज्यादा जरूरी कंप्लायंस टिप्स है जो मैंने आपको बताई आयकर रिटर्न भरते वक्त। अगर आप एक प्रोफेशनल है तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और अगर आपका 75 लाख से कम का टर्नओवर है तो आपकी टोटल रिसिप्ट आप कैसे दिखाते हैं उसके आधार पर यह तय होगा कि आप 50 लाख पर है या 75 लाख की लिमिट पर आपको ये मिलने वाला है। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच। बने रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रैक्टिकल इनकम टैक्स कंप्लायंस के कोर्सेज खरीदने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिलेगा, डाउनलोड करिए। इनकम टैक्स कंप्लीट कंप्लायंस कोर्स भी मौजूद है बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस पर, और नया इनकम टैक्स एक्ट के जो नए नियम है उसका कोर्स भी मौजूद है और वो भी बहुत ही इकोनॉमिकल रेंज में है। तो आप ये दोनों कोर्सेज खरीदिए, तैयार हो जाइए ताकि आप इस फाइनेंशियल ईयर के आयकर रिटर्न अपने क्लाइंट के लिए भर सके, सही तरीके से भर सके। 25-26 फाइनेंशियल ईयर के रिटर्न असेसमेंट ईयर 26-27 में आपके पास इनकम का, एक्स्ट्रा इनकम कमाने का एक सोर्स यहाँ पर खड़ा हो जाएगा अगर आप अच्छे से आयकर सीखते हैं तो। थैंक यू सो मच।